सटोरी हट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सटोरी हट और मैं हूं हाजी कादर। हमारी आज की कहानी का उन्वान है रूह का बदला और ये तहरीर है रश्क नूर की। 2 दिन बाद आने वाला दिन मेरे लिए हर लिहाज से अहम था, क्योंकि उस दिन मेरी मंगनी होने वाली थी, वो भी उस लड़के से जिससे मैं प्यार करती थी। खैर, सुबह जल्दी उठना मेरे लिए चूहे शीर लाने के मुतरादिफ था, मगर अपनी अम्मी और अब्बू की खुशी के ख्याल से मैं छलांग लगाकर बिस्तर से निकलकर बाथरूम में जा घुसी। मैं शावर के मज़े लेते हुए गुनगुनाए जा रही थी। गर्मियों की सुबह में ठंडे ठंडे पानी से शावर लेना कितना लुत्फ देता है, ये तो वही अंदाज़ा कर सकता है जो गर्मियों की सुबह शावर लेता है। मैं काफ़ी देर बाद फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो अम्मी आमलेट और पराठा नाश्ते के लिए टेबल पर रखते हुए मुझसे मुखातिब हुई। बेटा, तुम आज दर्जी के पास जा रही हो ना? मैंने दर्जी से बात कर ली है, वैसे भी तुम्हारी मंगनी का ड्रेस तैयार है, तुम भी एक नज़र देख लेना, और हाँ, पार्लर का भी चक्कर लगा लेना। अम्मी एक ही सांस में बोलती जा रही थीं। मैंने जूस का आखिरी घूंट भरते हुए अम्मी को बगौर देखा और दिल में कहा, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए बहुत शुक्रिया अम्मी। और क्या सारी माएँ इतनी फिक्र करती हैं अपने बच्चों की? अच्छा, अब तुम जाओ, कोई रिक्शा टैक्सी ले लेना, क्योंकि तुम्हारे अब्बू की गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए वो तुम्हारी गाड़ी ले गए हैं। और अम्मी की बातें सुनकर मैं घर से निकल पड़ी। घर से बाहर कुछ फासले पर सड़क के किनारे खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन कोई रिक्शा या टैक्सी ना मिल रही थी, और मैं बार बार मोबाइल फ़ोन पर टाइम देखती रही। परेशानी की हालत में मेरी नज़र अचानक एक कुत्ते पर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत था, बहुत दिलकश, सरापा, जाने कब से वो भी यहाँ मौजूद था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान अब दिया था। आज से पहले भी वो मेरे इर्द गिर्द मुंडलाते हुए मेरी नज़रों में आ जाता था, लेकिन आज मैंने उस पर गौर किया तो मुझे उस पर बेहद प्यार आ गया। मैंने दूर से आती हुई टैक्सी को हाथ से रोकने का इशारा किया तो वो भी मेरी नज़रों के ताक़ुब में सर घुमाकर देखने लगा। कुत्ते के इस तरह देखने से मुझे खौफ सा महसूस हुआ, क्योंकि उस वक्त मैं बिल्कुल सुनसान सड़क पर खड़ी थी। टैक्सी जूं-जूं करीब आ रही थी, मैं उसे रुकने का इशारा करती रही। टैक्सी मेरे करीब और करीब आती रही। फिर वो कुत्ता मेरे पैरों से लिपट गया तो मैं अश अश करती हुई टैक्सी में विराजमान हो गई, तो ड्राइवर ने झट से गाड़ी आगे बढ़ा दी। सड़क पर रवां दवां टैक्सी तेजी से आगे बढ़ी कि सामने सड़क पर वही कुत्ता नजर आया जो तेजी से दौड़ता हुआ टैक्सी की तरफ आ रहा था। मैंने ड्राइवर से टैक्सी रोकने का कहा, लेकिन शायद उसने मेरी बात ना सुनी। भाई, मैं गाड़ी रोकने का कह रही हूँ, गाड़ी रोको। अब की बार मैंने चिल्लाकर कहा। उससे पहले कि टैक्सी रुकती, कुत्ता टैक्सी के नीचे आकर खून से लथपथ हो गया था। मुश्किल था कि वो जिंदा हो। सड़क पर हर तरफ खून ही खून पड़ा था। मैं बदहवासी में चीख पड़ी तो टैक्सी एक झटके से रुक गई। कुत्ते की इस तरह मौत पर मुझे बहुत दुख हुआ। उसको कुचला जाना मुझसे बर्दाश्त ना हो रहा था। मैं अपने हवास को काबू में लाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक ड्राइवर का कहका बुलंद हुआ, तो मैं चौंक कर उसको देखने लगी, लेकिन उसका चेहरा आगे की तरफ था, इसलिए मैं उसका चेहरा देख ना पाई। मुझे उस पर सख्त गुस्सा आ रहा था कि उसने एक बेजुबान की जान ले ली और ऊपर से हंस रहा था। स्टूपिड, मैंने दिल ही दिल में उसे कहा। मैंने टैक्सी का दरवाजा खोलकर देखा तो गुस्सा और आया, क्योंकि वो कोई अनजान रास्ता था। मुझे सैरा चौक जाना है, ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने गुस्से से कहा। और मैं तुमको वहां लेकर जा रहा हूं जहां तुम अब जा रही हो। वो मुझे गौर से देखते हुए बोला। क्या मुझे खतरे का सिग्नल महसूस हुआ? ऐसे कैसे ले जाओगे? मैं बुड़बुड़ाई, तुम कोई डाकू हो या जराइम पेशा? मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है, मैंने उसको बुड़बुड़ाते हुए कहा। फिर वो फलक शगाफ कह के लगाते हुए बोला, मुझे किसी कीमती चीज की जरूरत नहीं, मुझे तो तुम्हारी जरूरत है। मेरे हल्क में फंसी आवाज निकली। मुझे मेरी इज्जत खतरे में पड़ती हुई लगी तो मैंने सोचा
चलती हुई गाड़ी से छलांग लगा लेती हूँ। आराम से बैठी रहो। वो गुस्से से बोला, तुमने पहचाना नहीं मुझे? उसने ये कहकर गर्दन पीछे मोड़ी। मैं उसको पहचानने की कोशिश करने लगी। उसकी छोटी छोटी गोल आंखों के गिर्द काले हल्के थे। देखने में अच्छी सूरत का था, लेकिन उसका हुलिया उसको खौफनाक बना रहा था। उसका चेहरा बर्फ की मानद सफेद हो रहा था। ऐसे लगता जैसे वो किसी कब्र से भागने वाला मुर्दा हो। मुर्दे के ख्याल से मेरी रूह कांप गई। मैं उसको पहचान न पाई। याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं याद करवा देता हूँ। ये कहकर उसने टैक्सी सुनसान जगह पर खड़ी कर दी और मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ दो। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन उसकी कान पर जूं तक ना रेंगी। जहां टैक्सी खड़ी थी वहां किसी जी रूह का दूर दूर तक नाम और निशान ना था। फिर वो नीचे उतरा, गाड़ी का दरवाजा खोला और मेरा हाथ पकड़कर खींचकर बाहर निकाला। अब वो सीना ताने मेरे सामने खड़ा था। मैंने उसकी शक्ल पहचानने की पूरी कोशिश की। किसी सूरत भी मैं उसको पहचान नहीं पा रही थी। फिर उसने मुझे जमीन पर धक्का दिया और बोला, सुनो मैं कौन हूँ? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहना शुरू किया, मैं गामा हूँ, वो गामा जिसके माँ बाप तुम्हारे घर में मुलाजमत करते थे। वो दिन रात मेहनत से काम करते थे, दिन रात तुम लोगों की खिदमत में मसरूफ रहते थे। लेकिन एक दिन तुमने दौलत के गरूर में उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने चोरी की भी ना थी। तुमने उनको लोगों के सामने बहुत बेइज्जत करवाया, तो शर्मिंदगी की वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली और उनके बाद मुझ यतीम और बेसहारा बच्चे को कोई अपनाने की बजाय सड़क पर छोड़ गया। दुनिया भर के सितम बर्दाश्त जब मैं ना कर पाया तो मैंने भी वक्त की अजियत से छुटकारा पाने के लिए एक खूनी फैसला कर लिया। जीते जी तो मैं तुमसे बदला नहीं ले पाया, लेकिन अब मरने के बाद तुमको भी ऐसी ही नाकाबिले बर्दाश्त और अजियतनाक सजा दूंगा कि तुम भी खुदकुशी करके अब्दी नींद सो जाओ। लेकिन मैं मुसलसल उसको पहचानने की कोशिश कर रही थी और वो मुसलसल बोले जा रहा था। फिर उसने मुझे बाहों से पकड़कर टैक्सी में झटका दिया। टैक्सी से तलवार लेकर वो मेरी तरफ मुड़ा। वो अभी मुझसे चंद कदम दूरी पर था कि फिजा में धमाके हुए। जमीन जोरदार आवाज से फटने लगी और जमीन से कई मुर्दानुमा इंसान निकलने लगे। तो मैं ये सब कुछ देखकर बहुत खौफजदा हुई, लेकिन मैं चाहते हुए भी किसी को मदद के लिए पुकार नहीं सकती थी, क्योंकि जिस जगह मैं थी वहां किसी भी जी रूह का गुजर शायद मुश्किल से ही होता होगा। दूर दूर तक कोई दरख्त न था, बल्कि वीराना ही वीराना था। मैं मारे खौफ के गंग हो रही थी। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज हल्क में अटक कर रह गई। तमाम मुर्दों ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि मैं अब एक अजियतनाक मौत का शिकार होने जा रही हूँ। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर यक बयक तमाम मुर्दे मेरे ऊपर हमलावर हुए। महन बेटा उठो, क्या ओल फोल बोले जा रही हो? उठो, अब सुबह के 10 बज गए हैं। अम्मी की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं फौरन उठ बैठी। मैं पसीने में शराबूर हो चुकी थी। अम्मी मेरे माथे से पसीना साफ करते हुए बोली, कोई बुरा ख्वाब देख लिया क्या? मैंने जब अपने पास अम्मी को देखा और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो मैं अपने कमरे में मौजूद थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो एक सिर्फ ख्वाब था और खुद को नॉर्मल करते हुए मैं शावर लेने चली गई। शावर लेने के बाद बाहर जाने के लिए रवाना हुई। थोड़ा सफर तय करने के बाद उसी खूबसूरत कुत्ते पर मेरी नजर पड़ी तो मैं अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने लगी कि अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई और लाख कोशिश के बावजूद भी वो स्टार्ट ना हुई। मुझे गाड़ी के पिछले हिस्से से कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी में वही कुत्ता पिछली सीट पर बैठा मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। फिर कुत्ते ने अब गामा की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। कुत्ते की जगह मेरी गाड़ी में अब गामा बैठा था। ये सब देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने अपने हवास पर काबू पाते हुए कुरानी आयात पढ़ना शुरू कर दी। फिर गामा पर फूंक मारना शुरू कर दिया तो गामा बिलबिला उठा। उसके साथ ही उसका वजूद खत्म होना शुरू हो गया। अब मैंने गाड़ी पार्लर जाने की बजाय सीधा मस्जिद की तरफ मोड़ दी। मस्जिद पहुंचकर मैंने सारी सूरत हाल से मौलवी साहब को आगाह किया।
پھر انہوں نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق میں نے سب سے پہلے گاما کے اماں ابا کی قبر پر حاضری دی اور ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا مانگی اور اپنی غلطی پر ان سے اور اللہ سے بھی معافی مانگی۔ پھر گھر آ کر امی اور ابو کو ساری حقیقت بتائی۔ گھر میں گاما اور گامے کے والدین کے لیے ختم، فاتحہ اور درود کا اہتمام کیا گیا۔ اور پھر اسی رات جب میں گہری نیند میں تھی تو گاما میرے خواب میں آیا۔ وہ کافی مطمئن، حشاش بشاش اور خوش دکھائی دے رہا تھا، پھر مسکراتے ہوئے اوجھل ہو گیا۔ بے شک عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ مردہ انسانوں سے بھی زندہ انسان کی غلطیوں کا احساس دلاتا ہے۔ وسلام۔